नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम खौफ में डूबे पाकिस्तान के मन में उमड़ रहे शांति प्रस्तावों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। जंग से पहले पाकिस्तान बड़ी बड़ी शेखी बघार रहा था, लेकिन अब वो खौफ में शांति का राग अलाप रहा है। आपको बताएंगे कि भारत का वो कौन सा आक्रोश है जिसने पाकिस्तान के होश ठिकाने ला दिए। इसके साथ ही आपको भारत के बेजोड़ शस्त्र ब्रह्मोस की उस खूबी के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से दुनिया इसकी मुरीद बन चुकी है और अब इसे खरीदने के लिए वेटिंग चल रही है। दुनिया के कई देश अब भारत के साथ ब्रह्मोस खरीदने की डील करना चाहते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि ब्रह्मोस में ऐसा क्या है कि उसने पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद हम आपको पाकिस्तान की निर्लज्जता दिखाएंगे, जो मार खाने के बाद मिठाई बांट रहा है। वैसे तो ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत रही है और उन्हें इसमें कोई शर्म भी नहीं आती, लेकिन इस बार उन्होंने हद पार कर दी है। भारत ने बुरी तरह से पिटने और दुनिया भर में बेइज्जत होने के बावजूद पाकिस्तान अपने लोगों से कह रहा है आज तो बेइज्जती होते होते रह गई। भारत पाक युद्ध के बाद यौम तशक्कुर का जश्न मनाया जा रहा है। इसका मतलब होता है शुक्रिया का दिन। इसे आप पाकिस्तानी सरकार का अपनी सेना के लिए थैंक्स गिविंग डे समझ सकते हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान सरकार झूठी जीत जिताने के लिए, दिखाने के लिए अपनी सेना को शुक्रिया कह रही है। और मेरी एआई वर्जन आप कौन सी खबर दिखा रही हैं? अंजना, आज मैं हमारे दर्शकों को पाकिस्तान के बढ़ते एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ आतंकी ही एक्सपोर्ट करता है। दो और चीजें हैं जिसके निर्यात में पाकिस्तान दुनिया में पहले पायदान पर है। इनमें पहला है गधे और दूसरे बेकारी। यही पाकिस्तान की नई सॉफ्ट पावर है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था रेंग पा रही है। पाकिस्तान कुछ पैसे गधे बेचकर कमाता है और कुछ दूसरे देशों में अपने लोगों से भीख मंगवाकर। जिस पाकिस्तान के मन में कुछ दिनों पहले तक गजवाए हिंद के सपने चल रहे थे, आज उसके मन में शांति के प्रस्तावों का विचरण हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले आज हम पाकिस्तान के डरे हुए मन में उमड़ रहे शांति प्रस्तावों का विश्लेषण करेंगे। सिर्फ 4 दिनों में भारत ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। युद्ध शुरू होने से पहले आपको याद होगा पाकिस्तान तमाम तरह के दावे कर रहा था, भारत को हराने की बातें कर रहा था। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के आतंकी अड्डे ठिकाने तबाह किए। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में ड्रोन अटैक किया। जवाब में भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस तबाह कर दिए। पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लेकर अमेरिका के दरवाजे पर पहुंच गया। ये सब कुछ और आज जो वो कह रहे हैं सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब भारत ने सीज फायर कर दिया, अब पाकिस्तान अपनी पब्लिक से साफ झूठ बोल रहा है कि हम जीत गए। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। यौम तशक्कुर नाम दिया गया है इस जश्न का, उसे वो मना रहे हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान बुरी तरह से डरा है। वो अंदर से घबराया हुआ है। उसे डर लग रहा है कि कहीं भारत फिर से हमला ना कर दे, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ रुका है। जब भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि अब कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ टेरर यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसीलिए अब पाकिस्तान को शांति प्रस्ताव की याद आ रही है। अब पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप से एकदम से ये बातें होने लगी हैं कि हम तो भारत से जंग नहीं, शांति चाहते हैं। सबसे पहले देखिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से शांति का कौन सा प्रस्ताव दिया गया है। देखिए शहबाज शरीफ दरअसल अंदर से एक डरा हुआ प्रधानमंत्री जो अब ये जान रहा है कि शांति ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन फिर भी अपशब्द बोलने से नहीं हिचकता है क्योंकि वो ये जानता है कि अपनी कौम के सामने उसे ताकतवर दिखना है। एक एक करके आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम इस शख्स की पोल खोलेंगे और पूरे पाकिस्तान के नेताओं की, उनकी बिरादरी की। शहबाज शरीफ के बयान पर ज़रा शक हो तो अब हम आपको अगला जो बयान आपको सुनाते हैं वो पूरी तरह से कंफर्म कर देगा पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप इस वक्त क्या सोच रही है।
पाकिस्तानी अभी यही चाहते हैं कि मौजूदा हालात में भारत के साथ शांति ही रहे, क्योंकि अंदर से उन्हें भी पता है कि वो जीत के दावे चाहे जितने भी कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने पाकिस्तान का सरेंडर करवाया है। चीन और तुर्की के हथियार भी इनके 20 ठिकानों को बचा नहीं पाए। इसीलिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जिनकी बात अब हम सुनाने वाले हैं आपको, वो भी शांति की बातें करने लगे हैं। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले विदेशी मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे, धमका रहे थे भारत को और ज्ञान की बातें खूब कर रहे थे, और बीच बीच में जाकर लोगों के बीच में भी भाषण में उत्तेजित होकर खूब बोल रहे थे। अब देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज, पहले कह रहे थे खून की नदियां बहेंगी अगर पानी रोका तो, अब देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए आपने बदली हुई बोली। पहले यही साहब लोगों के बीच में जाकर उकसाने के लिए कहते थे कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या खून बहेगा। अब आ गए हैं लाइन पर, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और ट्रंप तो जैसे जिनके पास कटोरा लेकर बार बार जाते हैं, तो उनके महिमा मंडन के बाद बिना तो इनकी 2 लाइनें पूरी नहीं होती हैं। ये तो पूरी फौज से लेकर सेना और सरकार वहाँ पर करती है। देखिए असल में अब पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि भारत का बदला अधूरा रह गया है, क्योंकि अमेरिका बीच में आया और अब पाकिस्तान ने जनता भी है, जो जानता भी है कि समझता भी है वो कि आज नहीं तो कल भारत पाकिस्तान की कोई भी तरफ से अगर कोई भी हिमाकत की जाती है तो फिर उसका जवाब कैसे देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सब ये कह रहे हैं कि युद्ध रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, अभी ये कुछ दिन के लिए इसको पूर्ण विराम दिया गया है। देखिए दुआएं कर रहे हैं वो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये सीज फायर मौजूद रहे, चाहे इसके लिए अमेरिका को फिर से बीच में आना क्यों ना पड़े। पाकिस्तान में यही दुआएं हो रही हैं कि भारत सीज फायर को जारी रखे, तो इसी में पाकिस्तान का फायदा है। अब ब्लैक एंड व्हाइट में भारत के उस हथियार की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। अगर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की बोली बदली सी है, बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ है, तो ये भारत का दमखम ही है। भारत के साथ युद्ध शुरू करने से पहले पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही थी। भारत को देख लेने की धमकी वो दे रहा था। उसके मंत्री इंटरनेशनल मीडिया में जाकर बहुत बड़े बड़े बड़बोले दावे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भारत ने अपना ये हथियार चलाया, पाकिस्तान तुरंत अमेरिका की शरण में चला गया और कहने लगा कि भारत से बात कीजिए, किसी तरह से युद्ध रोके। भारत ने उस हथियार का नाम है ब्रह्मोस। जी हाँ, भारत के उस हथियार का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइलों में से एक है। आज हम आपको बताएंगे कि इस मिसाइल में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को उससे इतना डर लग रहा है। मिसाइलें तो पाकिस्तान के पास भी हैं, कोई तुर्की मेड, कोई चाइना मेड, लेकिन वही है चीनी माल, एक बार खरीदो 100 बार रो। दुनिया के दूसरे देशों के पास भी कई मिसाइलें हैं, लेकिन भारत की ये ब्रह्मोस मिसाइल इतनी खास क्यों है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले इस मिसाइल की ताकत को देखना चाहिए। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को जब हिट किया, एक एक करके हिट करना शुरू किया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस पर इसी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था और यह भारत की सटीक स्ट्राइक थी। देखिए पाकिस्तानी एयरबेस का क्या हाल हुआ। अब यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी एयरबेस पर भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था और 9 और 10 मई की रात को 13 में से 11 एयरबेसेस को हिट किया था। इंडियन एयरफोर्स के इस मिसाइल हमले में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया था और इसकी अब खुलकर वहीं से पुष्टि हो रही है कि भोलारी में उनका एवैक्स बर्बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए ब्रह्मोस को इसलिए चुना ताकि पाकिस्तान पर सटीक स्ट्राइक हो, सटीक हमला हो। वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अलग अलग जो एयर बेसेस हैं, उनसे ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल लेकर विमान उड़े। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के लगभग हर बड़े बेस पर मिसाइल दाग। पाकिस्तान के 13 में से 11 बेस इस हमले में हिट किए गए। खासतौर पर ब्रह्मोस ने सिंध में पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस को हिट किया, जहां भारी नुकसान हुआ। इस एयरबेस पर यूएवीज, एयरबॉर्न सर्विलेंस, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सब मौजूद था।
ये डैमेज इतना खतरनाक था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने एयरक्राफ्ट पीछे के एयर बेसिस पर शिफ्ट करने पड़े हैं। देखिए, सवाल यही है, असल में पाकिस्तान भारत की इस ताकत को समझ नहीं पाया था, इसीलिए उसने इस छोटे से युद्ध को इतना एस्केलेट किया, आगे ले गया बिना हिचकिचाए। फिर बाद में समझ में आया, नहीं तो भारत ने पहले ही कह दिया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हिट करने थे, हमारा लक्ष्य था, हमने हासिल कर लिया। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हिट करके भारत ने 100 आतंकी मारे थे। लेकिन इसके बाद किसके सीने में दर्द उठा? पाकिस्तान की सेना, क्योंकि वहां की फौज आतंकियों की कठपुतली है, एक ही है मिले हुए। दोबारा हमला पाकिस्तान ने किया, भारत को पाकिस्तान को ब्रह्मोस से जवाब देना पड़ा। इसीलिए तो राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात में ही उजाला दिखा दी। यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं, यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर इतनी तबाही मचाने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि पाकिस्तान के रडार उसे पकड़ नहीं पाए। वजह, खासियत इस मिसाइल की यही है, इतना मारक इसे बनाती है ये खासियत, क्योंकि इसकी वजह से अगर वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है तो इसकी वजह से वो बहुत पावरफुल और सटीक हथियार बनता है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट, शिप या फिर जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। भारत ने रूस के साथ साझेदारी में इस मिसाइल को विकसित किया। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। ये आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ता है, इसीलिए इसे मैक 3 स्पीड कहा जाता है। मैक यानी जो ध्वनि आवाज की जो स्पीड है, अगर वो 3 गुना हो जाता है तो मैक 3 हो जाता है। ये 3 गुना ज्यादा है। इसकी ये स्पीड इसे दुश्मन के रडार में कभी ना पकड़ में आने वाली मिसाइल बना देती है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब जाकर दुश्मन को पता चलेगा तो उसके कि ये मिसाइल हमारे तरफ आ रही है तो 10-15 सेकंड का बचता है वक्त, जो कि अपने भगवान को भी याद करने के लिए काफी नहीं होता है, और ये हिट कर देती है। इस मिसाइल का इंजन अंत तक चालू रहता है। इस दौरान यूएवी की तरह ही उसके लक्ष्य को बदला जा सकता है। इसका सीकर सेंसर बहुत घातक है। ये एक साथ अगर आप देखिए, एक समान कई लक्ष्यों में असली लक्ष्य को पहचान लेता है। आप सोचिए इसकी कैपेबिलिटी कैसे है, डिटेक्शन कैपेबिलिटी जो इसकी है। कई सारे लक्ष्य होंगे, उसमें अगर आपने इसमें फीड कर दिया है तो सही लक्ष्य पर जाता है, उसको तबाह करता है। इसकी रेंज है 290 किलोमीटर और ये 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान और भारत के दुश्मनों के लिए और ज्यादा परेशान होने वाली बात है, क्योंकि ब्रह्मोस और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अभी ब्रह्मोस का वजन है 2900 किलोग्राम। इस वजह से लड़ाकू विमानों में ये एक बार में एक ही मिसाइल लगा पा रही है। इसका वजन कम होने के बाद एक ही जगह पर 5 मिसाइलें लगाई जा सकेंगी। अब ब्रह्मोस का नए वेरिएंट ब्रह्मोस एनजी तैयार किया जा रहा है, जिसका वजन 1260 किलोग्राम, रेंज 300 किलोमीटर की होगी। ब्रह्मोस में स्क्रैमजेट इंजन लगाने की तैयारी है, जिससे ये बहुत घातक हो जाएगा, बहुत मारक हो जाएगा, और ये आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा यानी मैक 8 इसकी स्पीड हो जाएगी। इसका प्रभाव ये होगा कि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगी। दुश्मन कोई रिएक्शन देने के लिए सोचेगा तब तक ये काम कर जाएगी। ब्रह्मोस को विभिन्न परीक्षणों के बाद भारत ने उसे घातक बनाया, सटीक लंबी दूरी का मिसाइल बनाया है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है, जाकर अंदर तबाही मचाई। इसकी गवाही खुद पाकिस्तान के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी दे रहे हैं।
अब वो खुद बता रहे हैं, जो खबर हमने भी आपको दिखाई थी। और इसी वजह से उनका पूरा जो सिस्टम था, एयर डिफेंस का हो या फिर उनके फाइटर क्राफ्ट्स का हो, वो सब कुछ एक तरह से जेपरडाइज हो गया, पैरालाइज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में जब से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ गई है। भारत की ये मिसाइल पहले ही हिट थी, लेकिन पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी युद्ध में हुआ। भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब तो खुद रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि भारत ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान में तबाही मचाई। ऐसे में दुनिया के 15 से ज्यादा देशों ने ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखा दी है। यानी इस जंग में अगर सबसे बड़ी मार्केटिंग हुई है तो वो भारत के आत्मनिर्भर स्वदेशी रक्षा हथियारों की है। और अगर किसी का स्टॉक पूरी तरह से गिरा है तो वो तुर्की और चीनी मिसाइलें और ड्रोन्स हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं, भारत ने 3 साल पहले जनवरी 2022 में फिलीपींस को $375 मिलियन की डील के तहत ब्रह्मोस बेची थी। भारत को फिलीपींस को 3 कोस्टल डिफेंस बैटरियां भेजनी थी। पहली बैटरी अप्रैल 2024 में डिलीवर की गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा देशों ने ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा दी है। वेटिंग लिस्ट आपके सामने है। इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, कतार, ओमान, ये सभी देश। इसमें इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन को खरीदने में रुचि दिखाई है। आप सोचिए कि भारत के लिए कितने गर्व की बात है। 200 से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा ये होगा जब हम एडवांस वाला जो ब्रह्मोस है अपना वो बेचेंगे। वियतनाम अपनी आर्मी के लिए $700 मिलियन में इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। मलेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को अपने सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान के लिए खरीदना चाहता है। और ये सब इसलिए क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को अमेरिका की शरण में जाना पड़ा, गुहार लगानी पड़ी, ब्रह्मोस से बचा लीजिए। सुनिए ब्रह्मोस की इस ताकत पर सुरक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। इस लड़ाई के बाद इसके बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं सारी दुनिया से। वो इसलिए है कि 2 चीजें हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि इसको लॉन्च प्लेटफॉर्म कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, बाय एयर, सी, लैंड। तो कोई भी मुल्क किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च कर सकता है। दूसरी, इस कमर्शियल पार्ट कि $3.5 मिलियन की एक मिसाइल है, जो कि जिसे कहते हैं पीनट्स, 300 करोड़, सबसे सस्ती मिसाइल है दुनिया में। तो नेचुरली, और इफेक्टिवनेस तो सबने देख ही ली है, तो नेचुरली दुनिया के दूसरे मुल्क भी चाहेंगे कि ब्रह्मोस उनकी इन्वेंट्री में आए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे अभी। ब्रह्मोस एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग करता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा है, साउंड से 3 मैक के करीब है। और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो बहुत ही एक प्रकार से सटीक है। ये 100% अपने टारगेट को हिट करती है, इसीलिए इसको सिलेक्ट किया गया। स्टेल्थ, एक तो क्रूज मिसाइल है, ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है, जिससे दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान में है, जिसमें चाइनीज सिस्टम भी शामिल हैं, उनमें से कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ब्रह्मोस 2 के प्रेपरेशन हो रही है अभी। इसमें इनपुट ब्रह्मोस 1 की भी जाएंगे। इसमें प्रोबेबली जो डिटेक्शन सिस्टम है अभी वर्ल्ड में, अगर आप देखें, हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, या आयरन डोम है, या USA का है, अभी जो चाइना का भी है। इनको बीट करने की क्षमता इसमें होगी और इसकी स्पीड अधिक निकलेगी, इसकी रेंज और बढ़ेगी। और ये हर किस्म के वॉर हेड ले जाने के काबिल है। अभी जो है इसका जो वॉर हेड है 200 to 300 kg के करीब वॉर हेड है, जो ब्रह्मोस 2 में 500 से ऊपर का वॉर हेड जाएगा, ताकि जहां जाएगा तो इसकी डिवास्टेशन जो है काफी ज्यादा होगी। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की ख्याली दुनिया पर है, जिसमें वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानता है। इस खबर को बताने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। ये कहानी सुनकर आपको पाकिस्तान के मौजूदा हालात समझ में आ जाएंगे। शुरू करें। एक गांव में एक चोर आया। गांव वालों ने उस चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद खूब पीटा, उठा कर उसको पटका। पीटने के बाद उसका मुंह काला किया, फिर गधे पर बिठाकर पूरे इलाके में घुमाया। शाम को जब वो चोर अपने घर लौटा तो उसने अपनी खोई हुई इज्जत किसी तरह से बचाने के लिए क्या कहा? अपने परिवार से कहा,
आज तो बेइज्जती होते होते रह गई। पाकिस्तान का भी यही हाल है। युद्ध में भारत ने उसे उसकी असली जगह दिखाई है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए हैं, उसके एयर डिफेंस को तोड़ना बच्चों का खेल बना दिया। और यही नहीं, पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए हैं। 9 आतंकी ठिकाने तो गए ही गए। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान को सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी और पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती हुई। लेकिन भारत से बुरी तरह से पिटने और दुनिया भर में बेइज्जत होने के बाद पाकिस्तान अपने लोगों से कह रहा है आज तो बेइज्जती होते होते रह गई। ये से एक लाइन समझ लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में आज भारत पाक युद्ध को लेकर यौम तशक्कुर का जश्न मनाया गया है। ये यौम तशक्कुर का मतलब होता है शुक्रिया का दिन। इसे आप पाकिस्तानी सेना के लिए थैंक्स गिविंग डे समझिए। पाकिस्तान सरकार झूठी जीत दिखाने के लिए अपनी सेना का शुक्रिया कह रही है और सबको जैसे भांग पिला दिया हो, खिला दिया हो कि अब तो हम जीत गए हैं। एक पूरे देश की आंखों में मिट्टी झोंकने का ये पूरा एक्सरसाइज, अगर इतनी मेहनत इस बात पे कर ली होती कि कुछ ट्रेनिंग ले ली होती ड्रोन चलाने की, जेट चलाने की, कुछ अपना बना लिया होता, चीनी माल और तुर्की माल पर भरोसे पे नहीं रहते, तो शायद उनको मौका मिलता। एक देश के तौर पर पाकिस्तान न जाने कौन सी ख्याली दुनिया में जीता है। विन एंड लर्न यानी जीतने और सीखने का उसे फर्क ही नहीं पता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बार घोषित युद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो एक भी युद्ध जीता नहीं है। हर बार उसे भारत ने बड़ी सीख दी है, लेकिन वो सीखने वालों में से है नहीं, बल्कि हार के बाद ख्याली जीत का जश्न मनाने वालों में। आजकल के जेन जी बच्चे ख्याली दुनिया में जीने वालों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, डेलुलू। आजकल पाकिस्तान दुनिया में डेलुलू लोगों का सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत से बुरी तरह हारने के बावजूद वहां के डेलुलू पाकिस्तानी अपनी सेना को शुक्रिया कह रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी सेना इतनी बुरी तरह से पिटी है, पूरी दुनिया के अखबार अब बता रहे हैं कि कैसे हमने उनके 20 ठिकानों, जिनमें 9 आतंकी 11 सैन्य ठिकाने तबाह किए हैं, लेकिन फिर भी आंखों में इतनी मिट्टी और धूल डाल दी है पाकिस्तानी फौज ने कि उनको कुछ नहीं दिख रहा। हम आपको पाकिस्तान से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तानी जनता से हार का जश्न मनवाया गया। जनता भी अपनी सरकार के बहकावे में आकर ये मानने लगी है कि भारत के साथ हुए 4 दिन के युद्ध में उनकी जीत हुई है और भारत की हार का जश्न मनाना है। बच्चों से पाकिस्तानी सेना के लिए रैलियां निकलवाई गई हैं, स्कूलों में खास कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं। पाकिस्तान जनता सड़क पर उतरकर पाकिस्तान की हार को जीत समझकर आतिशबाजी कर रही है। ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान एक डेलुलू दुनिया में तब्दील हो चुका है, वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। और तो और 11 सैन्य ठिकाने बर्बाद करने वाली, अपने देश की रक्षा ना कर पाने वाली पाकिस्तानी सेना को 21 तोपों की सलामी दी गई है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा काम किया कि उन्होंने 26 ठिकानों पर हमला किया, हमने एक हमला नाकाम कर दिया। हमने 20 ठिकानों पर हमला किया, निशाने पर हमारा पूरा हमला रहा, लेकिन आंखों पर पर्देदारी देखिए कैसी है। से बुरी तरह हारने वाले, जी हां, भारत से बुरी तरह हारने वाले पाकिस्तान की ख्याली दुनिया में एआई भी शामिल है। देखिए, कुल मिलाकर अगर बड़ी तस्वीर देखिए, पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से पिटा है, उसके सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, वो अपनी एयरफोर्स पर इतना गर्व करता था, एक भी हमला वो सही नहीं कर पाए। ऐसे में इतनी भद पिटी है कि पूरे देश को उन्होंने, पूरे कौम को एकदम पागल बना रखा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान के सांसद मंत्री संसद में ख्याली बिरयानी लेकर आते हैं और फिर वहां से अपने देश में भ्रम फैलाते हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, जिन्होंने संसद में सबसे बड़ी जो मतलब शर्मनाक हरकत की अपने देश के लिए, इनकी किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही है। मतलब अगर आप गिनिएगा तो इंटरनेशनल बेइज्जती 1 2 3 4 गिनती खत्म हो जाएगी, इनके ड्रामे खत्म नहीं होंगे। ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वहां के, इशाक डार, जो शाहबाज के साथ है। उन्होंने ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ ने पाकिस्तानी वायुसेना की बहुत तारीफ की है। बाकायदा ये बात, झूठी खबर, फेक न्यूज पार्लियामेंट में कह दी। इशाक डार ने कहा कि अखबार ने पाकिस्तानी वायुसेना को द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज कहा है। हम आपको सबसे पहले इशाक डार का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसके बाद सच बताकर उनकी बेइज्जती का जरा मजमा लगाएंगे। हम ये नहीं जानते कि इशाक डार को आधुनिक तकनीक की कितनी समझ है,
लेकिन इतना तो तय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्हें कभी भी कहीं भी फंसाया जा सकता है। इशाक डार ने संसद में फेक न्यूज फैला दी। अब इंटरनेशनल किरकिरी, ये वो अखबार जिसकी कटिंग पढ़कर इशाक डार ने संसद में दावा कर दिया था कि पाकिस्तान की वायुसेना किंग ऑफ द स्काइज है, ये फेक न्यूज़ है। एआई की मदद से हेडलाइन इस अखबार में बना दी गई थी जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना को ताकतवर बताया गया। इशाक डार का ये फेक न्यूज़ जिस पर उन्होंने खूब तालियां बटोरी थी वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि अपने अखबार ने और खुद टेलीग्राफ ने भी इस फेक न्यूज़ का फैक्ट चेक कर दिया। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री को अखबार पढ़ना भी नहीं आता है, फेक न्यूज़ ही सही, लेकिन एक बार इसे ठीक से अगर पढ़ लेते शायद इतना अपमानित उनको नहीं होना पड़ता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? फेक न्यूज़ में इतनी गलतियां हैं, कोई भी इसे पढ़कर समझ जाएगा कि ये झूठ है। 10 मई के द टेलीग्राफ के वेब पेज का एड्रेस गलत लिखा हुआ है। जिन जगहों को हमने हाईलाइट किया है वहां ऐसी भाषा लिखी हुई है तो शायद पृथ्वी पर मौजूद देशों की भाषा तो नहीं है। अब देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जिसने भी ये बनाया वो शायद पाकिस्तानी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान की सही स्पेलिंग भी मालूम नहीं है। स्पेलिंग देखिए पाकिस्तान की, इसमें भी गलती की गई है, डबल ए है। इशाक डार ने पढ़ा नहीं या पढ़ना आता नहीं है, और पढ़ा भी तो ध्यान दिया नहीं, क्योंकि दिमाग लगाना वहां आता नहीं है। क्या समझा न जाने क्या क्या बता दिया। अब हम इशाक डार की ख्याली जीत के जश्न में खलल डालने वाला सच दिखाते हैं। 10 मई के द टेलीग्राफ की असली हेडलाइन दिखाते हैं। क्या आपको इसमें कहीं भी पाकिस्तानी वायुसेना का जिक्र दिख रहा है? नहीं दिखा होगा, क्योंकि 10 मई को अखबार ने ऐसी कोई हेडलाइन छापी ही नहीं थी। अखबार में वेब पेज का एड्रेस भी आपको असली वाला ही दिखेगा। ये रियल अखबार है। फेक न्यूज़ बनाकर इशाक डार ने अपनी इंटरनेशनल किरकिरी करा ली। पाकिस्तान की मीडिया भी इशाक डार का मजाक बना रही है। अंग्रेजी अखबार द डॉन ने ये फैक्ट चेक किया और सारी पोल खोल दी। अखबार ने दोनों तस्वीरों को पाकिस्तानी जनता के सामने रखा, उनको बताया कि पाकिस्तान वायुसेना के बारे में फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। इसके जाल में आम जनता ही नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े मंत्री भी फंस गए। 22 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान ने इतने झूठ बोले कि अब वो खुद सच और झूठ का फर्क भूल गए हैं। पाकिस्तानी जनता हार को जीत समझ रही है, जश्न मना रही है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही बताया गया है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। आजकल सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर की ये तस्वीर बहुत वायरल है। इसमें वो पाकिस्तानी सेना की यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, जिस पर बहुत सारे मेडल लटके हुए हैं। लोग पाकिस्तानी सेना और सरकार से ये पूछ रहे हैं कि जब भारत के साथ 4 युद्ध में हर बार हार का सामना करना पड़ा तो अपनी यूनिफॉर्म पर इतने सारे मेडल कहाँ के लटकाए हुए हैं। लोग तो मजाक में ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आसिम मुनीर ने ये सारे के सारे मेडल लूडो खेलकर जीते हैं? क्या पाकिस्तान सरकार ने आसिम मुनीर को जनरल दिखाने के लिए सजावटी मेडल दिए हैं? क्योंकि सच तो यही है कि युद्ध तो उन्होंने एक भी नहीं जीता, फिर लाए कहां से इतने मेडल? खुद ही बनाते हैं, खुद ही टांग लेते हैं। पाकिस्तानी जनता भी अपनी सरकार सेना के झांसे में आकर कुछ भी मान लेती है, वो सच का सामना नहीं करना चाहती। हार का सदमा ऐसा है कि जीत मानकर नाचिए, डीजे बजाइए, इसी में खुश रहिए। वजह यह कि पाकिस्तानी जनता को बचपन से ही झूठ दिखाया गया है कि पाकिस्तान भारत से हुए युद्ध में हर बार विजयी रहा है, और इसीलिए वो इसको मान भी लेते हैं। पाकिस्तान के बच्चों को शुरू से ही ये झूठ पढ़ाया जाता है। 48-65 की जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। पाकिस्तान के स्कूलों के सिलेबस में है ये कि युद्ध, आतंकवाद और हिंसा के विषय में भी पढ़ाया जाता है उनको। वहाँ के इतिहास की किताबों में दूसरे देशों के संबंधों के विषय पढ़ाए जाते हैं और वहीं पर झूठ परोसा जाता है, झूठी कहानी रटवाई जाती है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछकर लिखवाई भी जाती है। तो उनके दिलो दिमाग में ये इतना बैठ जाता है। खासतौर से भारत के साथ संबंधों या युद्ध को लेकर जो जानकारी दी जाती है वो सफ़ेद झूठ होता है। विभाजन को लेकर बताया जाता है कि मुस्लिमों ने अपनी आज़ादी जीती और फिर भारत से अलग पाकिस्तान इसलिए लिया क्योंकि भारत में हिंदू कानून था और मुस्लिम यहाँ गुलाम बन जाते। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के स्कूलों में 1960 तक इतिहास में छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन 65 के युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान सरकार ने इतिहास की किताबों से पाकिस्तानी बच्चों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था।
पाकिस्तान में 5वीं कक्षा की इतिहास की जो किताब है उनमें पढ़ा जाता है कि 1965 की जंग में पाकिस्तान सेना ने भारत के कई इलाके कब्जा लिए। भारत ने यूएन की मदद लेकर जमीन वापस ले पाई। 71 में जब पाकिस्तान हारा और पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने बांग्लादेश बनवाया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने स्कूल की किताबों में पाकिस्तानी सेना के वॉर हीरोज की झूठी कहानी छपवा दी ताकि पाकिस्तानी सेना की छवि खराब ना हो। 71 की हार के बाद तो पाकिस्तानी सेना को हीरो बनाने के लिए किताबों में झूठ लिखा गया कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की जो बेस्ट सेनाएं हैं उसमें शामिल है। इसकी वजह यह थी कि 71 में हार के बाद विदेशी मीडिया में महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सैनिकों के जुल्म की कहानियां छापी जा रही थी। उस दौर में पाकिस्तानी सेना को विदेशी मीडिया विलन की तरह पेश कर रहा था, इसीलिए पाकिस्तानी सरकार झूठ बोलकर उन्हें हीरो बनाना चाहती थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारत से 4 दिन का युद्ध हार कर यौम तशक्कु के नाम पर हीरो बताने का झूठ बोला जा रहा है, जबकि ये सच अब पूरी दुनिया बोल रही है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को और पाकिस्तानी सेना के 11 सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तानी एक भी हमला नहीं कर पाए। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, सच जब तक जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। इसीलिए पाकिस्तान झूठ पर झूठ फैलाने में लगा है, क्योंकि सच जब तक सामने आए तब तक वो कम से कम अपनी जनता के सामने सरकार और सेना की इज्जत बचाने में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान की ये कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इस बार भारत ने पाकिस्तान को केवल मॉडर्न वॉरफेयर में नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना के युद्ध में भी अब हरा दिया है। युद्ध के शुरुआत से ही पाकिस्तानी भारत के खिलाफ लगातार अफवाहें फैला रहा था। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक को झूठ बताया, अपने हमलों को सफल बताया, सैन्य ठिकानों पर भारत के पलटवार को गलत बताया, लेकिन भारत ने अपने हमलों और पाकिस्तानियों के हमलों को नाकाम करने की तस्वीरें जारी की, दुनिया को दिखा दी। पाकिस्तानी इसलिए बौखलाए क्योंकि यौम तशक्कुर जैसा झूठा जश्न वो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी जनता को किसी तरह अपने साथ रखना है। ये पहली बार नहीं है जब युद्ध काल में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तकनीक इस्तेमाल की गई। अगर पाकिस्तान ने ये सब नहीं किया तो सोचिए वही जनता अपनी सेना के खिलाफ हो जाएगी, अपनी सरकार के खिलाफ हो जाएगी। ऐसा कई देशों ने किया है। 1914 और 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिकेशन लाइंस काटकर सूचना तंत्र को कमजोर किया जाता था। फिर प्रोपेगेंडा वीडियोस के जरिए दुश्मन को कमजोर बताया जाता था। युद्ध के लिए जनता से समर्थन मांगा जाता था। जनता को यह भरोसा दिलाया जाता था कि ये युद्ध तुम लड़ रहे हो, ये युद्ध तुम्हारी जीत है, तुम्हारी ललकार है, ताकि वो कम से कम उनके साथ खड़े रहें और उनकी जीत माने अगर सेना हार भी रही हो। 1939-45 तक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान झूठी जानकारी रेडियो, पोस्टर, फिल्म्स के जरिए दी जाती थी, जिसमें हिटलर का प्रचार होता था और जर्मनी के दुश्मनों के खिलाफ नफरत पैदा की जाती थी। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की वजह से ही जासूसी कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि झूठी जानकारी देकर सही जानकारी बताई जा सके। सीक्रेट कोड बनाना, उससे संदेश निकालना भी इसी वॉरफेयर का हिस्सा है। सूचना हासिल करना और सही सूचना का इस्तेमाल करना हमेशा से ही दुनिया का हिस्सा रहा है। युद्ध में इसका इस्तेमाल होता आया है। द्रोणाचार्य को भी भ्रामक सूचना के आधार पर ही निहत्था किया गया था। उनको हराने के लिए यह जानकारी दी गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा उनके पुत्र का नाम था। द्रोणाचार्य को यह नहीं सुनने दिया गया कि उनके पुत्र नहीं बल्कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण युद्ध नीति के तहत गुप्त सूचना का इस्तेमाल कर्ण को हराने के लिए कर रहे थे। उन्होंने शल्य को कर्ण का सारथी बनवाया था, जिसने युद्ध काल में कर्ण को गलत जानकारी से मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर किया। भीष्म को हराने के लिए शिखंडी का प्रयोग भी सूचना तंत्र से मिली जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला था। श्री कृष्ण ने पांडवों को यह बताया था कि भीष्म पितामह शिखंडी पर हमला नहीं करेंगे। इसीलिए युद्ध के मैदान में भले ही पाकिस्तानी हार गया हो, लेकिन सूचना के आधार पे वो हारता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर देखिए तो भारत और पाकिस्तान निर्यात नीति अब हम आपको दिखाएंगे, और ये इस पूरे बुलेटिन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, जहां भारत ने इस युद्ध में स्वदेशी हथियारों का दम दिखाया,
पूरी दुनिया को उसका मुरीद बनाया और इसकी वजह से दुनिया के तमाम देश ब्रह्मोस की मांग दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। कई देश भारत से ब्रह्मोस की अब डील करना चाहते हैं और इसीलिए चाहे वो आकाश हो चाहे ब्रह्मोस हो, उसके साथ हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त भारत हथियार बेचने के लिए तैयार है, उस वक्त पाकिस्तान गधे बेचने में लगा है, क्योंकि पाकिस्तान गधों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये बहुत दिलचस्प जानकारी है। जिस तरह पाकिस्तान का खाद पानी आतंकियों के लिए माकूल है, उसी तरह वहां का माहौल गधों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब वहां की खाद मिट्टी में या तो आतंकी बनते हैं या गधे पनपते हैं, अच्छे से जीते हैं। इसीलिए वहां सबसे ज्यादा गधे पैदा होते हैं, जिनसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चल पाती है। अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ आतंकी एक्सपोर्ट करता है, तो आपकी ये जानकारी थोड़ी सी अधूरी है। दो और चीजें हैं जिसके निर्यात में पाकिस्तान पहले पायदान पर है और इससे उसकी इकोनॉमी चलती रहती है। गधे और भिखारी, हम आपको बताएंगे कैसे। पाकिस्तान गधे और भिखारी एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश है और यही पाकिस्तान की नई सॉफ्ट पावर है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था रेंग पा रही है। पाकिस्तान कुछ पैसे गधे बेचकर कमाता है, कुछ दूसरे देशों में अपने लोगों से भीख मंगवाकर। पाकिस्तान ने गधों के निर्यात के क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में गधों का भी बड़ा योगदान है। चीन को पाकिस्तानी गधे और उनके खाल और मांस से बने प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। राम मिलाई जोड़ी है। 2024 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता किया था 2024 में, पिछले साल, जिसके तहत वो हर साल 2 लाख गधों का मांस और खाल चीन को निर्यात करेगा। इसके लिए पाकिस्तान के ग्वादर में एक नया स्लॉटर हाउस भी स्थापित किया गया था, जहां से वो चीन के लिए गधे की खाल की सप्लाई करेगा। इस खाल से चीन की पारंपरिक दवा इज़ियाओ तैयार की जाती है। इस गधे की खाल से बना जो जेलेटिन है कहते हैं, जिसका इस्तेमाल चीन में कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। हमने कहा ना, राम मिलाई जोड़ी है। इस तरह गधे पाकिस्तान के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान में गधों की संख्या लगभग 60 लाख हो चुकी है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ गधों की मांग भी बढ़ती जा रही है, जिससे उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान के दूसरे एक्सपोर्ट की बात करते हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से कई देश परेशान हैं। इसलिए अरब के मुस्लिम देश पाकिस्तान के लोगों को चोर, भिखारी, बेईमान और अपराधी बताकर उन्हें अपने देश से बाहर भगा रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के भिखारियों ने भीख मांगने का इंटरनेशनल नेटवर्क बना रखा है। पाकिस्तान की संसद में भी इस बात का जिक्र हो चुका है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि संसद में बताया गया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ये संसद में बताया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5000 भिखारियों को वापस डिपोर्ट कर दिया है। इसके अलावा और भी कई देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान के भिखारियों को पकड़कर वापस पाकिस्तान भेजा, डिपोर्ट किया। इनमें इराक, मलेशिया, ओमान, कतार, यूएई शामिल हैं। इन देशों का कहना है कि पाकिस्तान के लोग उनके देश में जाकर सबसे ज़्यादा अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, जेब काटते हैं, भीख मांगते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में और बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान यूएई ने तो पाकिस्तानियों के लिए सख्त वीज़ा पॉलिसी लागू कर दी। यूएई का कहना है कि जिसके यहाँ होने वाली 50% आपराधिक घटनाओं में पाकिस्तान के लोग शामिल होते हैं। सऊदी अरब का कहना है मक्का में लोगों की जेब काटने वाले लगभग सभी चोर पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के जो लोग हज और उम्रा करने के लिए मक्का जाते हैं, वो यहीं रहकर बाद में भीख मांगने लगते हैं, चोर बन जाते हैं। पाकिस्तान से हर साल 6 से 8 लाख लोग विदेशों में जाते हैं, जिनमें से 4 से 5 लाख लोग कभी लौट कर नहीं आते हैं।
सऊदी अरब की तरह से कतर भी पाकिस्तान के लोगों से परेशान है। उसका कहना है कि कतर में आधे से ज़्यादा भिखारी अपराधी पाकिस्तान आए हैं और ये लोग कतर के किसी भी नियम का पालन वहाँ पर करते नहीं। पिछले ही साल कतर में कई पाकिस्तानियों का इसलिए चालान हुआ क्योंकि ये लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनने को तैयार नहीं है। यही स्थिति उनकी कुवैत में है। तो आप सोचिए, इस्लामिक देशों में भी उनकी इतनी बदनामी है जिसकी वजह से कोई उन्हें रखना नहीं चाहता, आने नहीं देना चाहता। असल में खाड़ी देशों में 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के हैं जो हर साल भीख मांगकर 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। ये पाकिस्तान के सालाना बजट का 61% है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर इन लोगों ने खाड़ी देशों में भीख मांगना छोड़ दिया तो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में चली जाएगी। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के लोग हर साल अपनी आमदनी से 2.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में अपने परिवार को भेजते हैं। अगर ये पैसा कल से आना बंद हो जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भी हिल जाएगी। सऊदी अरब में पाकिस्तान के 6%, यूएई में 17%, कतर में लगभग 7% लोग रहते हैं और इनमें भी ज्यादातर लोग इसलिए भीख मांगकर या चोरी करके गुजारा करते हैं। पिछले साल मार्च 2024 में जब इटली में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाइंग मैच हो रहे थे, तब इसमें पाकिस्तान के एक बॉक्सर ने अपने ही एक साथी खिलाड़ी के बैग से उसके पैसे चुरा लिए थे। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों में बेईमानी कितनी ज्यादा है और हालत उनकी क्या हो चुकी है। और जरा संभल कर करिए गैरों से हमारी बुराई, आप जिन्हें जाकर बताते हैं वो हमें आकर बताते हैं। नमस्कार।